नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में पैर जमा रही आम आदमी पार्टी ने आज दीपक बाली को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी को प्रदेश में संगठन समेत सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन आप एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसीलिए आम आदमी पार्टी के लिए और उनके नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली की राह इतनी आसान अब नहीं होगी। आपके नए कप्तान को जमीनी स्तर से कार्य करना होगा, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता आपको अलविदा कह चुके हैं और ऐसे में नए कप्तान के सामने टीम को लेकर चुनौतियां भी कई होंगी। चुनौती सबसे पहले ये होगी कि आखिर किस नेता को क्या पद दिया जाए और आप नेताओं को कैसे पार्टी में बनाकर रखा जाए। और दूसरी सबसे बड़ी और अहम चुनौती दीपक बाली के सामने चंपावत उपचुनाव की होगी, क्योंकि चंपावत उपचुनाव में कैसे अपनी पार्टी को साबित किया जाए और किस तरीके से जीत हासिल की जाए ये अब उन्हीं के हाथों में होगा, क्योंकि उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है। ऐसे में आम आदमी के लिए अब अपनी जगह बनाना मुश्किल होगा। गौरतलब है कि चंपावत उपचुनाव जून से संभावित माना जा रहा है और कांग्रेस के मुताबिक कांग्रेस के नए कप्तान 20 जुलाई तक जिला और 20 अगस्त तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे। यानी चंपावत उपचुनाव के बाद ही कांग्रेस में नई कार्यकारिणी का गठन होगा। अगर दूसरे पहलू से देखें तो प्रदेश अध्यक्ष करण महरा पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस की टीम छोटी और प्रभावी होगी। इससे दूसरे नजरिए से अगर देखें तो बहुत कम नेताओं को पदभार दिया जाएगा। इसलिए फिलहाल कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती है कि पहले ही अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस में कार्यकारिणी उपचुनाव से पहले घोषित हो, क्योंकि टीम छोटी होने के कारण अगर वरिष्ठ नेताओं को फिर जिम्मेदारी न दी गई तो फिर से नाराजगी देखने को मिलेगी। इसलिए कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वहीं बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। सीएम धामी चंपावत में कई दौरे कर चुके हैं। बीजेपी ने उपचुनाव की जिम्मेदारी कई नेताओं को सौंप दी है और सीएम बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और इसीलिए बीजेपी ने अभी से चंपावत उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे आज आपको पता है कि आज अध्यक्ष पद का कार्यभार मुझे दिया गया है। इसके बाद हम प्रदेश के नेताओं के साथ बैठेंगे और बैठने के बाद फिर उस पर निर्णय करेंगे। जो अगले चुनाव आने वाले हैं उनके ऊपर हम लोग निर्णय करेंगे आपस में सलाह मशवरा करने के बाद। आगामी समय में जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर भाई धामी जी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चंपावत विधानसभा से विजय होंगे। और चूँकि ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मुख्य द्वार है और यहीं से हमारा चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है, जो पर्वतीय लोकसभा क्षेत्र है, इसका विकास और तेज़ गति से बढ़े, हमारी ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोड हमारी चौड़ी हो और जो हमारी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसमें हम बहुत तेज़ गति के साथ काम कर रहे हैं। उसकी गति और बढ़े, ये अपने आप में सौभाग्य हुआ कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र से नेतृत्व करेंगे, पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। हम सब मिलकर के केंद्र नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी ने ये बात साफ कर दी है कि जून के आखिरी सप्ताह तक वो अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर देंगे। समझा ये जा रहा है कि कांग्रेस उपचुनाव में पार्टी के अंदर होने वाली अंतर्कलह से इतनी देर लगा रही है कार्यकारिणी की घोषणा में, जबकि असल कारण ये है कि अभी माननीय करण मेहरा जी पूरे प्रदेश भर का दौरा करके
पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं, उनके मनों को टटोल रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की रणनीति पर उनसे विचार कर रहे हैं। इस वजह से ये देरी हो रही है, वरना चुनाव तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उपचुनाव निपटेंगे तो उसके बाद नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे, नगर निगम के चुनाव खत्म होंगे तो लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकारिणी की घोषणा ही इन चुनावों के मद्देनजर ना करे। जून तारीख दी गई है, कम से कम 3 महीना तो एक नए प्रदेश अध्यक्ष को मिलना ही चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को जानने का, पहचानने का और अपनी एक टीम की घोषणा करने का। चलिए, तो फिलहाल जिस तरीके से तीनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है उपचुनाव में, उपचुनाव का रण जीतने की, चंपावत में जिस तरीके से सीएम धामी की उनको सीएम बनाए रखने के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसी को लेकर आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है और इसी के साथ सूरज सिंह नेगी जी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से और कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। उन्हें सभी का तारुफ आपसे करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। फिलहाल जिस तरीके से आप तीनों का सबसे पहले बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। मैं सबसे पहले आप के पास आना चाहूंगी हेमा भंडारी जी। फिलहाल जिस तरीके से अगर बात करें, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपने नए जो सदस्य है इकाइयां भंग की थी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और दीपक बाली को जो प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया गया है, अब उनके सामने कई चुनौतियां हैं। किस तरीके से चंपावत के रण में वो चुनौतियों को खत्म कर सकेंगे आप? आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बाली, तो एक मजबूत सोच के साथ और मजबूत संगठन हमारा जल्दी आम आदमी पार्टी का प्रदेश में तैयार होगा। और जो उपचुनाव है चंपावत का, तो उसमें हम अपना मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे और पूरा जो है हमारी जितना भी वहाँ प्रदेश से लेकर विधानसभा तक पूरी कार्यकारिणी बहुत जल्द बनाई जाएगी और उपचुनाव में हम बहुत ही मजबूती के साथ उतरेंगे। और लंबे समय तक इसीलिए इंतजार करना पड़ा कि हमें जो है एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष चाहिए था, जो प्रदेश में जो भी कमियां रही हैं उत्तराखंड के चुनाव में, अब एक मजबूत तरीके से संगठन बन सके और आगे आने वाले जितने भी चुनाव में तो हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी जो है अब चुनाव में उतरेगी। यही बहुत जल्दी इसमें काम होगा। और जो दीपक बाली जी हैं बहुत ही कर्मठ और बहुत ही हमारे जो मजबूती से अपने संगठन को तैयार करेंगे और हम सभी को बहुत गर्व है दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर और हम सभी उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, सत्यवीर चौहान जी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले आप ही के पास अब चर्चा की शुरुआत मैं करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हेमा भंडारी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी तो पूरे तरीके से सक्रिय है और उन्होंने पूरे तरीके से ताकत भी झोंक दी है और उनके सामने फिलहाल कई चुनौतियां भी है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ताकत झोंकी है, कल ही जिस तरीके से सीएम धामी ने वहां पर पूरे तरीके से चुनावी प्रचार किया बनबसा और टनकपुर में, ये जो चुनावी प्रचार रहा इसमें कहीं ना कहीं जो जन समर्थन उमड़ा वो कहीं बता रहा है कि सीएम धामी को वहां से चुनावी जीत मिल सकती है। लेकिन चुनौतियां आपके सामने भी कम नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही वहां से उतर रही है चुनावी मैदान में और कांग्रेस तो पहले भी वहां से जीत चुकी है 2 बार। पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं। दूसरा, मैं आप उपचुनाव की जो आपकी डिबेट है उस मुद्दे पर आना चाहता हूं। मैं थोड़ा अपने संगठन का आपको बताना चाहूंगा कि भाई किसी भी संगठन के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उसका कार्यकर्ता कितना परिश्रमी है और राजनीति में सर्वाधिक आवश्यकता होती है परिश्रम की। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार का संगठन है जिसके पास एक परिश्रमी कार्यकर्ता है और जिस संगठन के पास परिश्रमी कार्यकर्ता होता है उसका रिजल्ट इसी प्रकार का आता है जिस प्रकार 2017 में आया था, 2022 में आया था उत्तराखंड राज्य के अंदर। जिस प्रकार की जीत 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली और 2022 में भी। और आपने कल ही देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी
चंपावत विधानसभा के अंदर थे, किस प्रकार का रोड शो हुआ, किस प्रकार का वहां पर जनमानस देखने को मिला। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जब ये उपचुनाव की बातें चल रही थी कि धामी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सभी बूथ इकाइयों से, बूथ अध्यक्षों से, बूथ समितियों से, मंडल अध्यक्षों से, शक्ति केंद्र संयोजकों से, वहां के जिला अध्यक्षों से, सबसे मंत्रणा करके ये निर्णय लिया गया। उसके बाद इस स्थिति में वहां पर चुनाव के लिए हम आए, और आप आने वाले समय में देंगे जो हमने निर्णय लिया है वो एक प्रचंड जीत की आपको दिखेगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारे बूथ पर जो कार्यकर्ता है वो इस और पूर्ण रूप से डाइवर्ट हो चुके हैं कि किस प्रकार से कार्य करना है और किस प्रकार से आगे ये जब तक चुनाव है आगे कार्य को बढ़ाना है। और आने वाले समय में मीडिया को ये देखने को मिलेगा कि प्रचंड जीत किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के माध्यम से और बूथ पर जो कार्यरत कार्यकर्ता है उसने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती से और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जीत उनकी झोली में डाली है। ठीक है, चलिए सूरज सिंह नेगी जी भी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। नेगी साहब, फिलहाल चंपावत के अगर रण की मैं बात करूं तो चंपावत में पहले 2 बार आपके वहां से विधायक रह चुके हैं, और एक समय तो ऐसा था जब कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया उनको भी हराया आपके विधायकों ने। लेकिन जिस तरीके से अब चंपावत का रण है, कांग्रेस में गुटबाजी सबसे चरम पर दिख रही है इस समय, और लगातार कांग्रेस पर ये आरोप लगते जा रहे हैं। जिस तरीके से कार्यकारिणी का भी जो कार्यकारिणी बनाई जानी है उसको लेकर कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद वो बनाई जाएगी, इस पर भी, इसको लेकर भी कांग्रेस पर सवाल है। किस तरीके से चुनावी रण फतह करेंगे इस बार? देखिए मुस्कान जी, यहाँ तक कुछ लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा या कुछ मीडिया समूह द्वारा कांग्रेस में गुटबाजी की निरंतर खबरें प्रचारित की जाती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है भी तो वो और दलों में भी है। अब आप देखिए कि केवल कांग्रेस को इस प्रकार से बदनाम कर दिया जाता है कि उसमें गुटबाजी है। आप देखिए कि गुटबाजी का जो आलम है भारतीय जनता पार्टी का, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 10 साल कैबिनेट मंत्री रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद वो कहते हैं कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए हमको आवश्यकता है कि इन जिलों पर ध्यान देने की है। अब ये देखिए कि इतना छोटा सा 1.25 करोड़ की आबादी का उत्तराखंड, यहाँ पर हम पहाड़, मैदान, गढ़वाल, कुमाऊं, ठाकुर, ब्राह्मण, अगर ये सारी बातें करना शुरू करेंगे तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया है। परंतु जहां तक मैं गुटबाजी की बात करूं कि लक्सर के विधायक जो है, इन्हीं की पार्टी के विधायक प्रदेश अध्यक्ष पर ये आरोप लगाते दिख रहे थे कि जो है उन्होंने उनको हराने का काम किया। तो ये परंतु क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को जो है दबा दिया जाता है, और कांग्रेस में अगर कहीं थोड़ा सी धुआं उठ गया तो पूरा जो है बवंडर फैला दिया जाता है। तो ये स्थिति है। रही बात कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की, तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था कि जो है हम 2-3 महीने पहले क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, पूरे बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और कार्यकर्ताओं को, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होगा, जो मेहनती कार्यकर्ता होगा, उसी कार्यकर्ता को जो है प्रदेश, यानी कि ये बात तो साफ है कि चंपावत का चुनाव बिना कार्यकारिणी के लड़ा जाएगा, ये बात तो साफ है ना? नहीं, निश्चित कार्यकारिणी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और जो है जो हमारे लोग हैं संगठन के वो तो है ही है। प्रदेश कार्यकारिणी भंग हुई है, जिले और ब्लॉकों में और तमाम जो है नीचे स्तर पर हमारे सब लोग हैं, और वो कोई कार्यकारिणी उन्होंने भंग नहीं की है। तो पुराने कार्यकारिणी से हम लोग काम चलाएंगे। चलिए ठीक है, पुरानी कार्यकारिणी से चलाएंगे काम। और चलिए मैं पहले हेमा भंडारी जी आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के पास इस बार प्लान क्या है? क्योंकि देखिए महंगाई का मुद्दा हुआ और कई ऐसे मुद्दे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा जिनको लेकर, पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पहले चुनावी मैदान में उतरी। 70 सीटों में से एक भी सीट नहीं निकाल पाई। चंपावत में क्या प्लान है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार रहा है, और वही हमारे मुद्दे रहेंगे। और दूसरी बात, जो हम पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़े, हम 70 सीटों में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे,
कांग्रेस पहली बारी में ही विधानसभा चुनाव में 70 प्रत्याशी ना बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। और जहाँ तक बात है कि अब हम जो उपचुनाव लड़ेंगे, हमारी जो कमियां रही हैं उन कमियों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी कमियां रही हैं, संगठन की कमी हमारी रही है। और अब हमारा जो संगठन बनने जा रहा है वो बहुत मजबूती के साथ बनने जा रहा है। और हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे रहेंगे, जनता के बीच में जाके जनता को दोबारा से, क्योंकि देखिए भाजपा एक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और उस ध्रुवीकरण में इस बार भाजपा सफल भी रही है कि चुनाव आते आते जनता को समझ में आ रहा था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब, लेकिन चुनाव आते आते मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर घुमा देना, जनता का ध्यान भटका देना, क्योंकि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करना जानती है और इसमें वो सफल भी रही है, जिसका खामियाजा जो है कांग्रेस के साथ साथ हमें भी भुगतना पड़ा, हमें भी उसमें। तो हम भाजपा की जो धर्म की राजनीति है और हमारी रहती है काम की राजनीति, जो जनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, जो कि हम लगातार हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उसी को लेके हमारा जो दिल्ली में सरकार बनी है और पंजाब में हमारी उन्हीं मुद्दों के साथ में सरकार बनी है। हम क्योंकि शिक्षा पे जोर देते हैं, स्वास्थ्य पे जोर देते हैं, रोजगार पे जोर देते हैं और भाजपा के पास कुछ नहीं है। भाजपा ना महंगाई को रोक सकती है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में आते आते ये लोग धर्म के मुद्दे पे ले आएंगे, धर्म के मुद्दे पे घुमा देंगे। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति के मुद्दे को भटकाने का काम जनता को करते हैं, क्योंकि इनको काम की राजनीति नहीं आती है और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम लगातार करते आए। लेकिन अब उपचुनाव में हम लोग बहुत मजबूती के साथ में जनता की जन जन तक पहुंचेंगे और बहुत मजबूत संगठन के साथ उतरेंगे। ठीक है, जनता में पूरे मजबूती के साथ उतरेंगे। लेकिन बीजेपी पर आरोप हेमा भंडारी जो लगा रही है चौहान साहब कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, कोई मुद्दे नहीं है आपके पास और अभी भी आप उपचुनाव है उसमें भी आप पहले मुद्दों की बात करेंगे और फिर उसे घुमा घुमा कर धर्म की राजनीति पर ले जाएंगे। मुस्कान जी, आज की जो डिबेट थी उपचुनाव को लेकर थी, मैंने दोनों सम्मानित जी, आप अपनी बात रखें, मैं सुन पा रही हूँ आपको। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल नेगी साहब, आपको आवाज मिल पा रही? जी, फिलहाल कार्यकारिणी जिस तरीके से भंग की गई है, इसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों द्वारा, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर आप कार्यकारिणी ही नहीं बनाएंगे तो आप चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे? नहीं, देखिए मुल्तान जी, कांग्रेस पार्टी जो है कोई नई पार्टी नहीं है और हमारे बूथ स्तर से लेके और पूरे संगठन पूरी तरीके से तैयार है। केवल जो नई कार्यकारिणी बननी है वो हमारी जून तक बन जाएगी, परंतु हमारा कहना यह है कि केवल कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है कि उसको जो है संगठन खड़ा करना है और हमारा ऑलरेडी संगठन है और पूरे ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदेश के बीच जो हमारे अगर जो संगठन के लोग हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ऐसा नहीं कि कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा तभी जाकर के वो काम करेंगे, उनको तो क्षेत्र में काम करना ही है। परंतु आप ये देखिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जो है इनका शासन केवल जो है चुनाव तक सीमित रहता है, इनके दिमाग में केवल और केवल चुनाव है और जिस प्रकार से उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड में बिजली का संकट है, उन पर इनका कोई ध्यान नहीं है। जंगल हमारे जल रहे हैं, हमारे जीव जंतु जल रहे हैं, हमारे जैव विविधता जो है खत्म हो रही है, उसकी तरफ ना मुख्यमंत्री जी का ध्यान है ना वन मंत्री जी का ध्यान है। वन मंत्री जी बॉम्बे में जो है सैर सपाटा कर रहे हैं। अब मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड में पानी की कमी हो गई है, क्या पता समुद्र से कुछ पानी लेने गए हों। और मुख्यमंत्री जी चुनाव के लिए रोड शो करने में व्यस्त है, दिल्ली अपने नेताओं की गणेश परिक्रमा करने में व्यस्त है। उनको राज्य की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में उनका कहीं कोई ध्यान नहीं है। बेहतर होता कि चुनाव के साथ साथ मुख्यमंत्री जी, जब वन मंत्री यहाँ पर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी वन अधिकारियों की जो है समीक्षा बैठक लेते, जंगलों की आग को कैसे रोका जाना है, जो हमारी
वन संपदा जल रही है उसको कैसे रोका जाना है, और जो जंगलों के जलने से जो धुआं हो रहा है उससे जो पर्यावरण खराब हो रहा है, जो पर्यटक आ रहे हैं उनको हम क्या मैसेज दे पाएंगे। अगर पर्यटक यहाँ पर आता है तो केवल खूबसूरती देखने के लिए आता है, हरियाली देखने के लिए आता है, और जो हमारा वातावरण है शुद्ध वातावरण के लिए यहाँ पर आता है, परंतु हम इनको जला रहे हैं और सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें जाए तो जिस प्रकार से ये बिजली कटौती हो रही है, और अभी जो है बिल्कुल से जो है यूपीसीएल में जो जिनको एमडी बना दिया गया है वो ट्रांसफॉर्मर घोटाले में जो है अभी तक 3 साल में उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो पाई है, और उनको यूपीसीएल जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के कामों में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों को आप अगर इनाम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा जो है समझी जा सकती है, और ये इस प्रदेश का बहुत बड़ा। ठीक है नेगी साहब, ठीक है। भ्रष्टाचार की बू आ रही है बीजेपी के फैसलों से, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनावों में बिजी है, ऐसा कह रहे हैं नेगी साहब। चौहान साहब, मैं आपको इससे पहले आवाज कट गई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आज का मुद्दा था कि उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं सभी राजनीतिक दलों की। उस पे तो ये कोई बता नहीं पाए, अब बताएंगे भी कैसे। एक ऐसी पार्टी राष्ट्रीय अंग्रेज थे और जिनकी इतनी पुरानी पार्टी थी, आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं और इज्जत देनी भी चाहिए और आगे भी देते रहेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मगर आज ये राज्य पे ये है कि अब मात्र 1-2 राज्य में सिमट के रह गए हैं। तो मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, हमारी तो उपचुनाव में पूरी तैयारी है, और जिसके पास हमारा हर कार्यकर्ता के ये काम है, और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही इस प्रकार का संगठन है। आप बता दीजिए पूरे भारत में किसी भी पार्टी के पास इस प्रकार का संगठन है, और जिसके पास अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने सारे विधायक आखिर नहीं बैठे हैं, वो क्या उपचुनाव में जाएंगे? आप खुद बता दीजिए। और क्या रात थोड़ी संगठन खड़ा हुआ, 40-50 साल लगे आपको भी संगठन खड़ा करने में। मेरा आपका संगठन भी खड़ा। मुस्कान जी, मैं बोलूं डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, ठीक है। हेमा भंडारी जी, आऊंगी मैं आपके पास। मैं आऊंगी हेमा भंडारी जी, एक बार बात उनकी पूरी हो जाए। जी चौहान साहब। दूसरा मैं कहना चाह रहा था, जिस दल के विधायक मात्र कुछ गिनतियों में है, उनके विधायक नए अध्यक्ष के पास जाके नहीं बैठ रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्या वो उपचुनाव लड़ेंगे? क्या वो कार्यकर्ताओं को संगठित कर पाएंगे? क्या वो बूथ पे अपना बस्ता लगा पाएंगे? आप खुद ये तय करिए ना। दूसरा, इन्होंने मैं सरकार के काम गिनाए, हम तो पहले दिन से ही निरंतर कार्य करने में लगे हुए हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार के पुराने कार्य रह गए थे पिछली सरकार में, उस कार्य को भी कर रहे हैं। मगर हमारी राजनीति केवल इसलिए होती है कि जिस प्रकार से जनमानस की हम सेवा कर सके, उनके सरोकारों को किस प्रकार से कर सके, आने वाले समय में जिस प्रकार की यहाँ उत्तराखंड में चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जाए, और किस प्रकार से उत्तराखंड को नंबर 1 एक राज्य बनाया जाए। और तो इस चुनाव को जीत रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को खासकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो वजूद नहीं, उसकी सारी जमानतें जब्त हो गई। तो मैं केवल कांग्रेस पे फोकस करते हुए ये कहना चाहूंगा कि भाई 40 साल आपकी जमानतें भी जब्त रही, 40 साल आपकी जमानतें भी जब्त रही। मैं आ रही हूँ हेमा भंडारी जी, आ रही हूँ। उनकी बात एक बार पूरी होने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। तो आप इल्जाम लगाओगे तो बोलना पड़ेगा ना। इतना ही दर्द क्यों होता? अपने समय में बोलिए ना, जब आपका समय आएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस को, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कल की डेट में हम पे ये आरोप न लगाए कि हमने कमजोर प्रत्याशी उतार दिया और हमें उसके कोई लाभ नहीं था। इस तरह के कोई भी आरोप हम सुनने को तैयार नहीं। मजबूत से मजबूत जो कैंडिडेट हो उसको उतारे, और फिर बाद में ये सुनने को नहीं मिले। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार तो निरंतर कार्य करे, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे दिव्यांगों की पेंशन की बात हो, और जिस प्रकार से चारधाम यात्रा की जिस प्रकार से तैयारियां चल रही है, वो कमियां है उसको निरंतर उसको निगरानी। आपने मुख्यमंत्री से लेके मुख्यमंत्रियों ने सबकी बैठकें कही है और निरंतर दौरे करते आ रहे हैं। जैसे आपने देखा मुख्यमंत्री जब भी केदारपुरी में गए थे, इस प्रकार की वहां पर तैयारियां हैं उसका जायजा लेने गए थे। हम तो पूरे संवेदनशील है कि उत्तराखंड की उन्नति प्रगति और किस प्रकार से परम वैभव की तरफ उत्तराखंड जाए, और आने वाले समय में हमारी सरकार इस और निरंतर कार्य करती रहेगी। ठीक है चौहान साहब। हेमा भंडारी जी, अपनी बात रखें अब आप। जी,
मैं चौहान जी को ये कहना चाहूंगी कि चौहान जी अपना 40 साल पहले का इतिहास ना भूलें। ये अपने इतिहास को भूल के आज जो बातें कर रहे हैं कि हमारे, तो क्या दिल्ली और पंजाब में इनकी जमानतें नहीं जब्त हुई? वहां तो इनकी जमानतें जब्त हुई है ना। आ रही हूँ मैं और चौहान साहब यहाँ आपके पर पास। उत्तराखंड में ये क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में जो आज बिजली के दाम बढ़ गए हैं, और जब हमारे द्वारा एक कस्टमर के द्वारा यहाँ से फोन किया गया, हमने खुद उसको रिकॉर्ड किया, तो बताया गया कि उनके पास रीडिंग जो 3 महीने 4 महीने का बिल देने के बाद उनपे पेनल्टी ठोक रखी है। तो बताया गया कि जो है उनके पास मीटर रीडर की कमी है। तो ये अपनी सरकार को, ये लगातार तो इनकी सरकार थी, इससे पहले भी इनकी सरकार थी। उत्तराखंड में सरकारें किसकी रही हैं? भाजपा और कांग्रेस की। और अब लगातार दूसरी बार भी इनकी सरकार है। तो इन्होंने क्या यहाँ पर क्या विकास क्या किया है? इन्होंने विकास के नाम पर ये जीरो है और दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। इनके यहाँ तो खुद इतना भीतरघात हुआ है, अभी तक ये ढूंढ रहे हैं कि 30 विधानसभा सीटें हम कैसे हार गए। अभी तक इनकी बैठकें चल रही हैं, तो वो भी तो हारे हैं। दूसरों पे, पहले जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते, पहले अपने अंदर झांक कर देखें। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी चौहान साहब। हम अपनी जमानतें जब जब्त हुई थी, तो आम आदमी पार्टी में तो इतनी हिम्मत है कि 10 साल हुए हैं केवल, और 2 राज्यों में अपनी सरकार बना के दिखा दी। मुस्कान जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं नेगी साहब के पास जाऊंगी। चौहान साहब, जिनकी राजनीति आंदोलन से शुरू हुई थी और जो आंदोलन का जो सबसे प्रमुख नेता था, उस नेता का क्या हश्र हुआ है, वो थोड़ा इस पे संज्ञान डाले। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जहांगीरपुरी के दंगे भी लोगों ने देखे हैं, और उससे पहले भी दिल्ली के लोगों ने दंगे देखे हैं। इनके राशन कार्ड मंत्री को भी देखा है, इनके परिवहन मंत्री गोपाल राय को भी देखा है, इनके मेडिकल में हुए घोटाले, उत्तर प्रदेश के दंगे, उनके बारे में भी 50 डालिए। गुजरात के दंगे हैं, उत्तर प्रदेश के दंगे हैं। जैसे ही सत्य आता है सामने, इनको बेचैनी पैदा होती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन है, क्या कर रहे हैं वो? क्या नहीं, क्यों? जब दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन है तो क्या कर रहे हैं? आप देखिए ना, केंद्र में किसकी सरकार बैठी है। इस प्रकार की अमर्यादित डिबेट मैं नहीं कर सकता। फेलियर सरकार आपकी है, फेलियर सरकार आपकी है वहाँ पर। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। मुस्कान जी, आप तो इनको ऑडियो डाउन करिए। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए चौहान साहब। मुझे बिल्कुल भी इस तरह की अमर्यादित डिबेट करने का कोई शौक नहीं है, कोई बीच में बोले, मैं किसी के बीच में बोलता हूँ। पार्टी से घबराते हैं, इसलिए आपको ठीक है, हेमा भंडारी जी ने अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। हेमा भंडारी जी, क्या करिए कि डिबेट में किस प्रकार से चर्चा होती है। एमसीडी चुनाव हमने बंद करवा दिए, एमसीडी चुनाव रद्द करवा दिए, टाइम से क्यों? हेमा भंडारी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार बात उनकी पूरी होने दीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास कोई समय नहीं, हमारा तो एक सेकंड उत्तराखंड के लिए है, इसलिए बीच में बोलना शुरू करते हैं। एमसीडी की बात कर रहे थे, अभी 2 एमसीडी इनकी घाटे में चल रही है, तनख्वाह तक इनके देने के नहीं है, मजबूरन उन तीनों एमसीडी को एक करना पड़ा है। और बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, इनके अभी अमनता खान इनके विधायक है। उत्तराखंड की बात करिए, उत्तराखंड की बात करेंगे चौहान साहब, दिल्ली पर मत जाइए। ठीक है हेमा भंडारी जी, बात उत्तराखंड में उपचुनाव की चल रही है, दिल्ली पर कहाँ हम डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मुंगेरी लाल जो अरविंद केजरीवाल है ना, उनको पूरा का पूरा डेटा दिया गया है, कितना कितना पैसा दिया गया है लोकसभा के पटल पर, और जो लोकसभा। चलिए ठीक है भंडारी जी, चौहान साहब मैं लौटूंगी आप दोनों के पास में, ये सब आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है, कैलाश सिंह राठौड़ जो है, जिन्होंने अब इस्तीफा भी दिया सीएम धामी के लिए, कांग्रेस में तो इतनी अंतर कराया है कि कांग्रेस के खुद के विधायक जो है वो सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार थे, नाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और चौहान साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके विधायक एक साथ बैठ नहीं सकते हैं किसी सेरेमनी में, तो फिर क्या आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए मुस्कान जी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा रहता है, दूसरे को बदनाम करके जो है ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक इनके यहाँ गुटबाजी का सवाल है, तो इनके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आए थे 23 विधानसभा सीटों पर। कांग्रेस पर एक बार बता दीजिए, बीजेपी की तो बात हम कर लेंगे, बीजेपी से कर लेंगे उनके अंदर भीतरघात की बात, कांग्रेस का बताइए एक बार जरा। उसी बात पे आ रहा हूँ कि 23 सीटों पर जो हार हुई है, उसके लिए ये छाती पीट रहे हैं। और 47 सीट जो उत्तराखंड की जनता ने इनको दी है, वो भी सांप्रदायिक रंग देकर के चुनाव में जो है वोटों का ध्रुवीकरण करके, तो इनको 27 से संतोष नहीं है।
उन 23 सीटों के जाने का गम है। और वो जो बेचारे हारे हुए लोग हैं वो अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन्होंने गुटबाजी की है उन पे कार्रवाई कब हो गई। वो ये गम तो उसको होना बताने भी को चाहिए, जो तैयार सीटें नहीं उनके है। हाथ से गई है वो गम तो होना भी चाहिए। ये कांग्रेस में तो नहीं है गम, हाँ, इसीलिए हाँ। कांग्रेस दर बदर खत्म होती जा रही है। आप जरा अपनी तरफ देखिए, नहीं, बीजेपी नहीं। से मैं बात कर लूंगी उनके संगठन के बारे में। आप ये देखिए ना, मैं उनके संगठन के आप बारे ये में नेगी देखिए। साहब बीजेपी से बात करूंगी। आप अपने संगठन की बात बताइए। आपने कहा कि वो आपको बिना बात के बदनाम नहीं, करने की कोशिश कर रहे हैं। मौका कांग्रेस के द्वारा दिया गया उन्हें बदनामी देने का आपको? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता आ रहा है और सारे के सारे विधायक वहां पर खड़े हों, ये संभव नहीं है। अपने अपने क्षेत्रों की व्यवस्था होती है, अपनी अपनी कभी व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ होता है, कोई से कारण होते हैं जिस कारण वो उस समय नहीं आ पाए। और अन्य तो समयों ये में कहीं इसका कोई क्या गुटबाजी कारण नहीं था? है। चले ये बता और दीजिए, जहां तक हरीश धामी ने सीएम जहां तक धामी आप के कह लिए रही अपने हैं, पद तक छोड़ने की बात कह दी, इसका क्या कारण नहीं, था? आप बताइए ना, अगर अगर छोड़ा, अगर इतना ही वो था तो क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने पद? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने आवेश में आकर के थोड़ा सी बीजेपी उनकी सरकार नाराजगी को थी, बीजेपी उसमें संपर्क आकर के उनसे कर लेती तो छोड़ देते ना। वो संपर्क ही तो नहीं किया बीजेपी ने। नहीं, ऐसा आपके ऐसा अंदर नहीं इतनी है, गुटबाजी है ऐसा नहीं कांग्रेस है, के अंदर, इस तरीके से कांग्रेस ऐसा लगातार कम नहीं होती है, जा रही है। ऐसा नहीं है। और अगर धामी जी इनकी तरफ आ रहे होते तो ये कभी के जो है उनसे जो है सीट छुड़वा देते, परंतु उनका एक भावावेश था, वो आवेश में आकर के उन्होंने कोई बयान दे दिया। उसके बाद आप उन्होंने भूल गए हैं, आप भूल इस गए हैं तरफ नेगी जाने का साहब, कहीं हरीश रावत तक ने बीजेपी से अपील की थी, अपनी एक बयान देकर कि सीएम धामी से अपील की थी कि वो बीजेपी के किसी सीट पर चुनाव लड़े। भूल गए हैं क्या आप? हरीश रावत का बयान था ये। नहीं नहीं, ऐसा कोई बयान मेरे संज्ञान में नहीं है चलिए, सुनेंगे कि तो जो आएगा है। ना संज्ञान में बयान आपके। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। चौहान साहब जल्दी से जवाब इस बात का दे दीजिएगा। नहीं, आप मैं ये देखिए कि हमारे मैं आ रही हूँ नेगी साहब, आ रही हूँ आपके पास। मैं केवल नेगी जी को इतना कहना चाहूंगा कि उपचुनाव की तैयारी में जुट जाओ, नहीं तो वहां पर इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर इतनी अप्रत्याशित भागदौड़ मचेगी। उस भागदौड़ से बचने के लिए थोड़ा मैदान में आइए, और मैदान में आओगे तो आप नेता प्रतिपक्ष का रोल भी सही से कर पाओगे। नहीं तो मैं फिर से आपके स्मरण में डालना चाहता हूं, एक नेता प्रतिपक्ष का बहुत सम्मान होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और 2 घंटे तक उन्होंने उनका 2 घंटे तक उनका इंतजार करवाया, तो इस प्रकार की स्थिति दोबारा ना पैदा हो। और सभी विधायक जिस प्रकार की इस बीच में सुनने को मिला कि भाई हमारी सीट से आ जाओ, धामी चुनाव लड़ लो, ये कर लो। हमें तो देखो हमें केवल यहाँ के उत्तराखंड के सरोकारों की जरूरत है कि किस प्रकार से उनको कर सके। हमें ये नहीं कि हम किसी भी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, ना हम एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल रहेगा। कैलाश सिंह गहतोड़े जिन्होंने अब पद छोड़ा है सीएम धामी के लिए उपचुनाव के लिए चंपावत से, आपको याद होगा जब चुनाव हुए थे उस समय में, उसके बाद उन्होंने ही भीतरघात के बाद उनकी तरफ से भीतरघात के ये जो मसले हैं वो सामने आए थे। उन्होंने ही कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, या फिर इस तरीके की बातें की कि उनके खिलाफ जो प्रदर्शन है वो करवाया गया। कैलाश गहतोड़े ने कुछ और कह दिया क्या? संगठन में एक सबसे अच्छी खूबी है, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी और हर किसी की बात को सुना जाता है। उसके लिए बिल्कुल एक तंत्र बना हुआ है संगठन के अंदर, उन सभी की बातों को सुना गया है और उस पे निर्णय भी आने वाले हैं। और अगर किसी तरीके का संगठन को आगे बढ़ने की जरूरत है, उस और भी संगठन बढ़ेगा। हमारा ही संगठन है जिसने जीती हुई सीटों का भी और हारी हुई सीटों का भी समीक्षा करी है। अब आप खुद बताइए, जीती हुई सीटों की क्यों समीक्षा करेंगे? आरोप लगाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं भीतरघात के आरोप उन्होंने लगाए थे, इस वजह से उनको वहां से हटा दिया गया हो? देखो, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसे इस तरह की कोई विषय ही नहीं है कि वहां से हटने का। वो तो देखो, मैं आपको पहले भी आपकी डिबेट में कई बार आ चुका है। आपने जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे कि क्या बोलते हैं कि धामी जी चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो मैंने उस समय भी कहा था कि 70 की 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, मगर हमें उन्हें बताना पड़ता था कार्यकर्ताओं को कि कुछ रिजर्व सीटें हैं, वह संवैधानिक स्थिति ऐसी है कि चाह कर भी नहीं लड़ सकते। तो जो बाकी 70 उन सीटों के अलावा वहां से कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब संगठन को लगा कि वहां से चुनाव लड़ना है, तो वहां से चुनाव में आए, तो हमारे सामने कोई सुविधा नहीं थी, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। इस प्रकार की कोई, क्योंकि हम तो प्रचंड जीत के पड़ चुके हैं।
डीडीहाट में जब 70 विधानसभाओं से लड़ सकते थे तो बिशन सिंह चौहान जी ने तो मना कर दिया था कि मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। अरे बिशन सिंह चुपाल हमारी पार्टी के हैं और उन्हें हर बात रखने का अधिकार है, और अगर संगठन के सामने बैठते तो बहुत सारी बातें निकलती है। आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता सीट छोड़ने को तैयार थे। आप बात कर रहे हो ना 70 के 70 सीट छोड़ने को तैयार थे, तो आपके सामने बिशन सिंह चुपाल जी ने तो साफ मना कर दिया था। अरे हमारी चिंता मत करिए, हमें जनता ने मैंडेट दिया है और हमें उससे बिल्कुल भी अहम नहीं है उस बात का, ना ही हमने ये उस पे ये है कि हमने 10 साल तक एक इतिहास बनाया है। हम तो उत्तराखंड को नंबर 1 कैसे बनाया जाए और उत्तराखंड की जो जनमानस की अपेक्षाएं हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप भ्रम फैला रहे हो ना, ये भ्रम फैला रहे हो। आपकी 70 के 70 लोग विधानसभा में सीट छोड़ने को तैयार थे। मुस्कान जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ये कहना चाहता हूँ मैं, मगर आपके तो खुद के प्रदेश अध्यक्ष पे ही भीतरघात के आरोप लग रहे थे। ठीक है भंडारी जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। उन्होंने धरातल दिखा दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किस प्रकार से काम किया जाता है और किस प्रकार से प्रचंड जीत को बढ़ा जाता है। उत्तराखंड के इतिहास को बदला है, जिसके लिए कांग्रेस बैठी हुई थी कि इस बार तो हम आएंगे। इस प्रकार का प्रदेश अध्यक्ष वही बन सकता है जो धरातल पे काम करता है, और इस प्रकार से उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने जिस प्रकार मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए, संगठन में रहते हुए जो अनुभव से दुष्यंत कुमार जी को क्यों आना पड़ रहा है दिल्ली से बार बार? उनके जीत में जाना पड़ता है, जनता के दिलों में वास करना पड़ता है। इसी उनकी जरूरत कब पड़ती है, सभी को पता है वो कब आते हैं। ठीक है हमारी चिंता करोगे तो और पूरा हासिल हो जाएगा। हमने ठीक है, मैं आऊंगी एक बार फिर से चौहान साहब आपके पास। जी चलिए जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा, जल्दी से हटाना होता है ना किसी को, तब दुष्यंत जी को आना पड़ता है दिल्ली से। ठीक है हेमा भंडारी जी, आपके पास में आ रही हूँ हेमा भंडारी जी। जानकारी रखिए थोड़ा सा, चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए। हमारा इतना मजबूत संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और जिसका अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है, और जिसके कहने पर और जिसके सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, जिसके यूक्रेन में और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है। संगठन 5 साल चलेगा। मैं आप कहना चाहता हूँ, ठीक है चौहान साहब, ठीक है हेमा भंडारी जी, ठीक है चौहान साहब, हेमा भंडारी जी सवाल सुन लीजिए एक बार। सभी बड़े देश कहते हैं कि इस युद्ध का हल निकल सकता है तो भारत के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकल सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात आ गई है, ठीक है प्रधानमंत्री की बात आ गई है, इसी पर बात कर लेते हैं। सुनिए हेमा भंडारी जी, पूछ रहे हैं आपसे, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया चौहान साहब ने। उत्तराखंड का चुनाव की बात करें तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव इस बार जीता गया। ठीक है चौहान साहब, आम आदमी पार्टी में नहीं आएगी जिस प्रकार से एक के बाद एक निकलते गए बाहर। कारोबार देखा हमने हिमाचल में भी किस प्रकार से तीन मुख्यमंत्री किसने बदले, 3 मुख्यमंत्री किसने बदले थे? हमने नहीं बदले थे, आप ही ने बदले थे। 3 मुख्यमंत्री आप ही सरकार में बदले गए थे। पहले अपडेट होके आइए, 3 मुख्यमंत्री नहीं बदले, 2 मुख्यमंत्री बदले हैं। थोड़ा ज्ञान को अपना ये जो आंखों पे जो गांधारी की पट्टी बंधी हुई है ना, वो गांधारी की पट्टी उतारो। पहले 2 मुख्यमंत्री बदले हैं, 3 मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं। जरा अपडेट होके आइए करिए, और उसके बाद मुस्कान लाया करिए चेहरे के ऊपर। चलिए ठीक है मैं लौटूंगी चौहान साहब आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की है चौहान साहब ने, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो चुनाव उन्हीं के चेहरे पर जीता गया, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सीएम धामी तो खटीमा से अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अब चंपावत में जून में उपचुनाव है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यात्रा के लिए दरवाजे जो है वो खुलने जा रहे हैं कपाट केदारनाथ धाम के। अब वो आ सकते हैं उत्तराखंड में। एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती। हेमा भंडारी जी, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये लोग तो वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। इनकी अपनी तो कोई है नहीं कि इन्होंने कुछ विकास किया हो, तो ये अपने नाम पे चुनाव, अपने नाम पे तो ये मांग ही नहीं सकते। ये तो हमेशा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के, और अभी भी जबकि डबल इंजन की सरकार है, शासन प्रशासन इनके हाथ में है, और सभी जो है चंपावत में लग जाएंगे, उसके बाद भी इनको कहीं ना कहीं डर है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो ये इनको लग रहा है कि अब हम चौहान साहब आपके पास जो है पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो ऐसा नहीं है, जनता जाग रही है, जनता जान रही है, हकीकत भी जान रही है जनता। हो सकता है ये कुछ अब ऐसा वो कर दे भाई, ध्रुवीकरण का कोई राजनीति वो शुरू कर दे, कोई धर्म पे ले आए मुद्दे को, वो यही कर सकते हैं। और अब आप देखिएगा आगे आगे यही होने वाला है चंपावत में भी।
ठीक है, चलिए चंपावत में भी धर्म की राजनीति होने वाली है, ये कह रही हैं हेमा भंडारी जी। फिलहाल मैं नेगी साहब आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन सवाल मेरा यही रहेगा आपसे भी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरीके की चुनौतियां कांग्रेस के सामने। लेकिन उससे पहले चौहान साहब, एक छोटी सी अपील, देखिए ऊर्जा प्रदेश में कितनी बिजली की कटौती हो रही है आप समझ सकते हैं, लाइट आपके पास भी चली गई है, थोड़ा ध्यान दे लीजिए इस पर भी। मैं लौटूंगी आपके पास, नेगी साहब आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं उत्तराखंड में। मुस्कान जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, स्वागत है उनका उत्तराखंड में, आते ही रहते हैं यदा कदा। और जहाँ तक हम तो प्रधानमंत्री जी के आने को भी कोई चुनौती नहीं मानते, क्योंकि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा हो, परंतु आप ये देखिए कि चुनाव में मोदी जी आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उत्तराखंड में विकास किया, इस नाम पे जो है मुझे वोट दे दो, मेरी पार्टी को जिता दो। उनके जुबान पर शब्द था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो देश के गृह मंत्री आए, तमाम चुनावी भाषण उनके उठा करके देख लो, उनकी जुबान पर था मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। गृह मंत्री आए, रक्षा मंत्री आए, या इनके बड़े बड़े जितने भी नेता है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, नेगी साहब आप मौका ही क्यों देते बाकायदा कह रहे हैं, आप मौका क्यों देते हैं बीजेपी को? घोषणा पत्र में है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, अगर कांग्रेस की आप सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। अब इतना बड़ा ठीक है, बोल करके सुनिए, आपने मौका दिया, नेगी साहब आपने मौका दिया कांग्रेस को ये मुद्दा उठाने का, बीजेपी को कांग्रेस ने खुद मौका दिया है। क्यों आपके विधायक ऐसी बातें करते हैं? देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने अगर ये कहा है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उसने मांग उठाई है, आ रही हूँ चौहान साहब आपके पास। किसी प्रजातांत्रिक देश में आप किसी का गला नहीं बोल सकते, किसी के जबान दबा नहीं सकते, ठीक है, उसने मांग की, परंतु कांग्रेस का उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग से और उसके समर्थन से कोई लेना देना ना तब था ना आज है। परंतु अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेगी साहब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस के नाम पर वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, तो आप कैसे ये पल्ला झाड़ सकते हैं? देखिए आप क्यों अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझाते कि उन्हें क्या मुद्दे उठाने और क्या नहीं? क्या ये समझ लिया जाए कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है, कोई पदाधिकारी है, कोई बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक उस प्रदेश का नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसको मान्यता नहीं देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, अंगीकार नहीं करता है, तब तक वो उसकी बात, पूरे संगठन की बात, कांग्रेस की बात या किसी भी पार्टी की बात नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार से अगर इन्होंने काम किया था, अभी आप देखिए ना, ये अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंतन कर रही है। अरे भैया, जो प्रदेश में वर्तमान में चुनौती है, जो उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट है, बिजली कटौती हो रही है, उससे छात्र परेशान है, किसान परेशान है, उद्योग सारे लोग उससे परेशान है, उस पर ये कोई विचार नहीं करेंगे। जंगल जल रहे हैं, उत्तराखंड की जो है संपदा जल रही है, जीव जंतु जल रहे हैं, हमारी जैव विविधता खत्म हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, उसके बारे में मुख्यमंत्री कोई चिंता नहीं करेंगे। ये आने वाली चुनौतियों के बारे में 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या चुनौती होगी, उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। और चिंतन मनन इनका यही है कि जो ये कहते हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगना कर देंगे, तो इनसे पूछिए कि 2022 आ गया, आप बताइए कितने किसानों की आय दुगना हुई, कितने किसानों को रोजगार मिला, क्या क्या तुमने सुविधाएं किसानों को दी, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। अब ये कहते हैं कि हम 25 में ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे। अरे भैया, उत्तराखंड बनाओगे कहां से? तुम उत्तराखंड को जला रहे हो, प्रदेश में जो है बिजली का संकट है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हो, पलायन पे कोई बात नहीं कर रहे हो, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहे हो, उत्तराखंड के लोगों को जो तुम महंगाई के जख्म दे रहे हो, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, कहां किस तरफ सरकार जा रही है, क्या कर रही है सरकार? अरे डबल इंजन की सरकार। अब देखिए, आप सोचिए कि आपने जो जनता से वादे किए, उन वादों का क्या असर हो रहा है। जिन जनता ने आपको वोट देने का काम किया, सरकार में लाने का काम किया, तो जो है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ये जवाब ले लेते हैं चौहान साहब से। ठीक है, हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, परंतु
इस बार उत्तराखंड की जनता आपको ये दिखाने का काम करेगी कि आपने जनता के साथ छलावा किया है, झूठ बोल करके, बरगला करके वोट तो ले लिया, और उसका हश्र जो है जनता देख रही है। जो जख्म आपने जनता को दिए हैं, ठीक है नेगी साहब, चौहान साहब जवाब दे दीजिए। आपको जो है सबक सिखाने का काम ठीक है, जवाब दे दीजिए चौहान साहब। ये 2 बार प्रश्न इस डिबेट में आ चुका है मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, मैं इसमें इस विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था। अब ये बोले कि वो कार्यकर्ता था, आप ये देख लीजिए कार्यकर्ता से उसको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया केवल एक बयान पे, तो इनकी मानसिकता तो यहीं से जग जाती है। अब उसका फायदा उन्हें हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में तो मिल जाता है। मैं तो कहता हूं जो वहां से विधायक है उनको आज ही दे दीजिए इस्तीफा, और उसके बाद चुनाव लड़ लीजिए। उसके बाद पता चल जाएगा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, जो कार्यकर्ता था, उसको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, बाद में उसको पार्टी से निकाला, जब उससे काम निकल गया अपना। मैं तो इस विवाद में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता था, मगर फिर भी इन्होंने बोला। और उत्तराखंड क्यों जो है उसको बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अपने भाषणों में देश के प्रधानमंत्री को कितने गरिमा में भाषण देना चाहिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। देखिए जी, मैं आपके बिल्कुल बीच में बोला, बता दो। लेकिन मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा जो आपने पूछा है। भाई आप राजनीति के अगर देवभूमि के अंदर इस तरह की बातें करेंगे, और हमारे नेता और सर्वमान्य नेता अगर कोई क्या इसमें बोल भी नहीं सकता है जो गलत हो रहा है, उत्तराखंड के साथ गलत होगा, हम उसके साथ बोल भी नहीं सकेंगे। इसकी जो पीड़ा है उत्तराखंड की, उस पीड़ा को हम बोल भी नहीं सकेंगे, और उसका हल भी नहीं निकाल सकेंगे। आज बिजली कटौती हो रही है, जंगल जल रहे हैं। लेकिन साहब या तो आप पहले की बात करें या आपकी बात करें, एक बात पर तो रहें कम से कम। इस पर भी तो बात कर लीजिए ना, इस पर क्यों नहीं बात दीजिए? प्रधानमंत्री जी आपने बोलने तो दे नेगी साहब, बोलने तो दे, फिर जवाब देंगे वो आपको। देखना चाहते हैं आप तो। ठीक है नेगी साहब, आप जरा सुन लीजिए, आपने अपनी तमाम बातें रख ली, उनको सुनने की क्षमता रखिए जरा। ठीक है काम करते हैं कि केवल वोटों की फसल नेगी साहब, आपको सुन नहीं रहा है क्या? आपको आवाज भी नहीं मिल पा रही है? जरा सुन लीजिए, आपने तमाम सवाल कर लिए, एक बार उनसे जवाब ले लीजिए। जवाब सुनने की भी तो क्षमता रखिए कम से कम। अब मैं इतना ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बोलना चाहूंगा, देवभूमि के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें सभी वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकेगा, उसका बच्चा पढ़ सकेगा, और वो देवभूमि के काम ही नहीं आएगा, विश्व के काम भी आएगा, भारत के काम भी आएगा। या इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी जो धार्मिक उन्माद फैलाए, मजहबी उन्माद फैलाए। दूसरा, मैं बिजली की बात कर रहे थे, मैं आपको अभी आज डेटा लेके आया था, मैंने कहा मुद्दा उठाएंगे ही। उत्तराखंड के अंदर 47.49 मिलियन यूनिट की जो खपत थी वो आके गई, ठीक है। और जब गर्मी का ये सेशन आता है, तब तक ऑब्वियसली है कि बिजली की आवश्यकता बढ़ेगी। और उत्तराखंड के अंदर जो पैदा होती है 30.समथिंग मिलियन यूनिट पैदा होती है, हमारे पास एक 16 कुछ की कमी थी, तो उसकी जो कमी थी इंडियन एनर्जी से हमने उससे खरीदी, और जो 2 यूनिट की मात्र जो कमी थी उसको रियल टाइम मार्केट के अनुसार हमने उसको परचेज करने का काम किया। हमने हर किसी को राहत देने का काम किया। जरा इस आंकड़ों को भी मैं मुस्कान जी इनको बता दीजिए करिए कि अपडेट सरकार कितनी संवेदनशील है, और निरंतर मुख्यमंत्री जी ने भी, विभागीय मंत्री जी ने इस पे ऊर्जा विभाग के साथ मीटिंग करी है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से केदारनाथ में आपदा आई थी, और उस समय उत्तराखंड जो शर्मसार हुआ था हरीश रावत के नेतृत्व में, जो पूरे भारत ने देखा, अभी तो विश्व नहीं देखा कि यहाँ पर किस प्रकार की राजनीति चल रही थी, केवल अपने हितों को साधा जा रहा था। मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि क्या बिक रहा था क्या नहीं बिक रहा था, मगर उस प्रकार जिस लोग उत्तराखंड के व्यक्तियों को जो पर्यटन से और आस्था से जुड़े हुए लोग थे कि केदारपुरी फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। आप देखिए हमारे डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से मोदी जी ने वहां से जो नेतृत्व किया। नेगी साहब सुन लीजिए, नेगी साहब सुन लीजिए नेगी साहब। और राहुल गांधी जी ने उस समय भी जब देश केदारनाथ आपदा आई थी, पैदल जाकर आपसे ये अपेक्षा नहीं, केदारनाथ यात्रा का संदेश देने का काम किया था। आप देखिए आपसे ये अपेक्षा मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि आप इस प्रकार से अमर्यादित डिबेट करेंगे। ठीक है चौहान साहब, आप अपनी बात करिए। चौहान साहब काम आप कर रहे हैं। नेगी जी, मुझे आपसे बिल्कुल भी ये अपेक्षा नहीं थी कि आप इस प्रकार से बीच में व्यवधान डालेंगे। मैं आपका जब आता है आप बोलिए। अरे आप जब बोलते हो अनाप शनाप के जब आप वक्तव्य देते हो, मैं क्या बीच में बोलता हूँ? एक बार भी एक टिप्पणी नहीं करता मैं उस पर। मैं अपने वक्त का इंतजार करता हूँ कि भाई जब मेरा आएगा समय आएगा, मुस्कान जी मुझे समय देगी, उस समय बोलूंगा मैं, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है, वो अलग विषय है।
तो मैं केदारपुरी के बारे में बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से वहां पर हमारी सरकार ने केदारपुरी को सजाने और संवारने का और उसकी आस्था को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। जिस प्रकार से वहां पर गुफाएं बनाई गई है, सारी गुफाएं बुक हो गई है। आप देखे होंगे आदि गुरु शंकराचार्य जिनके नाम से ये केदारपुरी जानी जाती है, उनकी वहां पर मूर्ति स्थापित की गई है। इस बार जो पर्यटक आएंगे वो भी उनके लिए एक नया अनुभव होगा। जिस प्रकार से वहां पर धर्मशालाएं बनाई जा रही है, अनेक कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। अपितु ये मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार केदारपुरी के लिए ही चिंतित नहीं है, ऊपर हमारे ऊपर जो हेमकुंड साइट है और गंगोत्री यमुनोत्री माँ के लिए भी रोपवे का जो कार्य है, उसके लिए सारे आयाम जो भी है वो सारे तैयार कर लिए गए। आने वाले समय में आप रोपवे के माध्यम से हेमकुंड भी जा पाएंगे, यमुनोत्री भी जा पाएंगे। हम तो वो कार्य कर रहे हैं जिससे सबको आसानी हो और उत्तराखंड की जो अतिथि देवो भव की जो हमेशा से परंपरा रही है वो उसका सम्मान बना रहे और यहाँ पर आके जिस प्रकार से उत्तराखंड का संस्कृति है उसको अपने साथ ले जाए। ठीक है चौहान साहब। हेमा भंडारी जी। मैं तो चौहान जी को इतना कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने इतनी बड़ी जन्मपत्री पढ़ी है कि ये करना जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। अरे यहाँ पर जो इस समय बहुत चरम पे जो महंगाई की हुई है, जिससे जनता की जो कमर तोड़ के रख रखी है, उस पर जरा कुछ कह दीजिए। उसके लिए थोड़ा गुहार लगा दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं तो थोड़ा कह दीजिएगा यहाँ की जनता के बारे में। और जिस तरह से अभी बिजली के दाम बढ़ाए हैं, कम से कम चलो फ्री नहीं कर सकते तो कम से कम दाम तो ना बढ़ाएं। और एक महीने में यहाँ बिजली के बिल नहीं आते हैं, क्यों नहीं अपने आप सिस्टम को ठीक करते हैं? अगर एक महीने में बिल आए तो लोगों को और पेनल्टी लगा देते हैं। तो ये सब चीजें पहले सुधार करें। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये जुमलेबाजी ना करके ना, जब करेंगे जो करना था, जो करना है वो करिए ना। महंगाई के लिए बोलिए कि महंगाई कैसे कम होगी, क्यों हर चीज में दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज में दाम इतने हाई हो गए हैं। इसके लिए आप कहें बिजली के दाम क्यों बढ़ा दिए गए चुनाव के एकदम बाद से, क्यों इतने यूनिट जो है का भार जनता पे डाल दिया? क्या यही इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव हो जाएंगे तो तब हम महंगाई भी बढ़ा देंगे, तब हम जो है ये बिजली के बिल भी बढ़ा देंगे? रोजगार देने का काम करें। हम ये सजा देंगे, वो सजा देंगे। जितना यहाँ कुंभ के टाइम में करोड़ों रुपया आता है, उसको तो घोटालों में इतना कर दिया कि आज तक उसकी जांच नहीं हो पा रही है। इतने घोटाले हो गए, जितना करोड़ रुपया यहाँ पर आता है और डकार लिया जाता है, इतने में तो स्वर्ग नगरी बन जाए हरिद्वार। तो अपने ऐसे घोटालेबाजों पे जांच बिठाइए, उन घोटालों का खुलासा करिए। गरीब लोगों के घर ना तोड़ के ऐसे घर तोड़िए जो बुलडोजर चला रखा है, उसमें गरीब लोगों के ना तोड़ के पहले उन पर करें जो अवैध रूप से होटल इमारतें खड़ी हैं। चलिए चौहान साहब जवाब जल्दी से दे दीजिए। जी मैं जवाब दे सकता? जी जी। अभी ये रोजगार की और बिजली की बात कर रहे थे और घोटालों की बात कर रहे थे। हमारे हमने पूरे 5 साल विदाउट करप्शन सरकार चलाई है। किसी भी एक मंत्री को बता दीजिए, और जो अधिकारी निकल रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे होंगे, अखबारों में भी आज देख रहे होंगे, IFS ऑफिसरों के ऊपर जो अधिकारी है कोई भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा मैं इनको कहना चाहूंगा, अभी ये उत्तराखंड के लोगों की बात कर रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 45 लाख से अधिक जनसंख्या उत्तराखंड की दिल्ली के अंदर रहती है। आप ये बता दीजिए, जब कोविड आया था, इनके मुख्यमंत्री जब इनको डरने लगा कि स्थिति जो मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने बनाया था, कहाँ चले गए वो मोहल्ला क्लिनिक? इनके मुख्यमंत्री बोले मेरे को कोविड हो गया। जब टेस्ट आया तो बोले कि नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो आप ये देख लीजिए, जो वहां के उत्तराखंड के नागरिक थे उनके ऊपर छोड़ दिया, उनको लाने का काम किया उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने। आपके मंत्रियों को भरोसा नहीं है यहाँ के अस्पतालों में? रेखा जी को दिल्ली जाना पड़ा इलाज के लिए, क्यों नहीं है उन्हें अपने अस्पतालों में विश्वास? क्यों नहीं यहाँ पर अच्छे अस्पताल बनाए गए? क्यों नहीं अस्पताल बनाए गए? क्यों स्कूलों में सुधार नहीं कर रहे हो? सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए, सरकारी स्कूलों की हालत देखिए। लेकिन साहब भंडारी जी, ठीक है, समय की भी कमी मेरे पास है, उन्हें अपने बात का जवाब रखने दीजिए। हेमा भंडारी जी, उन्हें अपनी बात का जवाब रखने दीजिए। कम से कम सवाल आप कर लेते हैं, दोनों ही प्रवक्ता इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन साहब सवाल कर लेते हैं आपसे, उनको जवाब तो देने दीजिए कम से कम। मैं चौहान जी को याद दिला दूं, साइकिल घोटाला श्रम विभाग में बोल लेना, जो आरोप लगाने आरोप लगाइए।
और ट्रांसफार्मर देखिए जी, घोटाला। जो आरोप लगा ठीक है नेगी साहब, देखिए जी, जरा जो सुन आरोप लीजिए लगाने उनकी हैं, बात। ये अपने समय पे लगाइए आप ना। दोनों से आधी डिबेट में यही रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं कि आप सुन लीजिए। बात नहीं निकल पा रहे हैं, जांच नहीं हो पा रही है मुस्कान जी, घोटालों की। मैं मर्यादित डिबेट करना एक बार सीख बताइए। लीजिएगा, एक बार उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। चौहान साहब, मुस्कान जी, पहले जो भी आप पैनलिस्ट बुलाते हैं उनको बता दीजिए करिए कि अपने अपने टर्म पे बोले। इनको जो भी एलिगेशन लगाने हैं लगाइए, हमें कोई ठीक दिक्कत है, आप नहीं है। अपनी हम बात उसको पूरी करें जनता चौहान साहब, जनता के समय की बीच में कमी मेरे जवाब देंगे पास है। उसका। ठीक है, जल्दी से अपनी बात दूसरा पूरी मैं करें। कहना चाह रहा हूँ, दूसरा मैं कहना चाह रहा था, हमने यहाँ पर करप्शन फ्री सरकार दी और जो दिल्ली ये भी अभी बिजली की बात कर रही थी एवं भंडारी जी को मैंने पूरे तथ्य दिए हैं कि उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है और जो वो दिल्ली रोशन हो रही है ना, वो उत्तराखंड की बिजली से रोशन हो रही है। जरा इस पे भी जरा ध्यान दिया करिए। दूसरा, ये करप्शन की बात कर रहे थे, एक एक मंत्री के नाम गिना सकता हूँ, उनके स्वास्थ्य मंत्री से लेके, परिवहन ठीक है। मंत्री से लेके, राशन मंत्री से लेके, ये पूरी फहरिस्त है जो एक घोटालों की लिस्ट है। जरा वहां पर काज डालिए। हमारे यहाँ एक भी नाम बता ठीक है दीजिए नेगी किसी साहब, मंत्री ठीक है। का। हाँ, किसी विभाग के अधिकारी ने किया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा IFS अधिकारी है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है, उससे बाहर के कोई तंत्र में है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अभी आपने देखा होगा ठीक है नेगी साहब, समय की कमी है मेरे पास। ठीक है, ठीक है नेगी साहब, माफ करिएगा चौहान साहब। नेगी साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, आखिरी कमेंट आपका। हम तो कह रहे थे चौहान जी से कि जो है श्रम विभाग में जो घोटाला हुआ और कुंभ में जो टेस्टिंग घोटाला है, ट्रांसफार्मर घोटाला है, ये घोटाले ऊपर आ ही नहीं रहे हैं, इनको जांच हो ही नहीं है। और जांच अगर कराएं ये तो पता लग जाए, तो केवल और केवल बोलने से नहीं होगा, जांच भी करानी पड़ेगी भैया। चलिए ठीक है, हेमा भंडारी जी आप भी अपना आखिरी कमेंट रखिएगा जल्दी से। देखिए, जो मैंने जो चौहान जी को यही कहा है कि अभी ये प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो ये उत्तराखंड की जरा दशा दुर्दशा की भी उनके आगे बात रखें कि उत्तराखंड में जो दुर्दशा है और जो घोटाले हो रहे हैं, उन घोटाले 6 साल में इन्होंने किसके ऊपर वो किया, किसको जेल भेजा, घोटालेबाजों को किसको जेल भेजा, ये मुझे लिस्ट दे दें। अगली बार जो बैठे चौहान जी तो लिस्ट लेके आ जाए कि कितने लोगों को आपने घोटालों में जेल भेजा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में अब चंपावत का रण जो है वो सज गया है और वहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है। अब देखना होगा कि तीनों पार्टियां जो चुनावी मोड में है किस तरीके से अब चंपावत का जो रण है उसे फतेह करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज। नमस्कार।